हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे। क्लास 10 चैप्टर 1 पावर शेयरिंग सिविक्स का चैप्टर था। इसमें हमें अभी तक हमने 3 वीडियो बना चुके हैं। इंट्रोडक्शन की वीडियो, पहली वीडियो जो थी। सेकेंड वीडियो में हमने बात करी थी स्टोरी ऑफ बेल्जियम इन श्रीलंका की। थर्ड वीडियो में हमने बात करी थी मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका की। और वे फोर्थ वीडियो है जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं एकोमोडेशन इन बेल्जियम की। तो यही टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। हम अभी तक देख के आ चुके हैं कि पावर शेयरिंग इज एन पॉलिटिकल अरेंजमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये हम देख के आ चुके हैं। इसके बाद हमने 2 स्टोरी पढ़ी है, स्टोरी ऑफ बेल्जियम एंड स्टोरी ऑफ श्रीलंका। और उसके बाद मैंने आपको ये भी डिस्कस किया था कि दोनों ही कंट्रीज़ के अंदर पावर शेयरिंग को अडॉप्ट करने का मॉडल जो था वो डिफरेंट था। भाई श्रीलंका में अभी आपने पिछले वीडियो में आप देख के आए हो कि मेजोरिटिज्म का मॉडल जो है वो फॉलो किया गया है। ठीक है, अब हम इस वीडियो के अंदर अब नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है एकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सो एकोमोडेशन इन बेल्जियम, द बेल्जियम लीडर्स टुक डिफरेंट पाथ। अब देखिए, द बेल्जियन लीडर्स टुक डिफरेंट पाथ। अब जो बेल्जियन लीडर्स थे उन्होंने एक डिफरेंट पाथ को अडॉप्ट किया। कैसे अडॉप्ट किया? जैसे आपने श्रीलंका में देखा था कि वहाँ पे मेजोरिटी के प्रिंसिपल को फॉलो किया गया। ठीक है, तो अब क्या इन बेल्जियन लीडर्स ने अलग पाथ अपनाया अगर हम कंपैरिजन करें श्रीलंका से। तो दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज़। वहाँ के जो लीडर्स थे उन्होंने जो है रिकॉग्नाइज करी थी एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज़। उन्हें पता था कि हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे रीजनल डिफरेंसेस हैं। भाई अलग अलग आइडेंटिटी के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। तो उन्होंने वो भांप लिया था कि हाँ, दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ द रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज़। सो देयर वॉज डिफरेंट अप्रोच एज कम्पेयर टू श्रीलंका। तो अब बेल्जियम की हम बात करने वाले हैं। सो देयर वॉज डिफरेंट अप्रोच एज कम्पेयर टू द श्रीलंका। सो सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल ऑफ एकोमोडेशन आर। देखिए, कभी कभी दोस्तों क्या है कि क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि राइट द एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम मॉडल ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, तो पॉइंट वाइज मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ आपको कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियन मॉडल ऑफ एकोमोडेशन। सो सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियन मॉडल ऑफ एकोमोडेशन आर। सो फर्स्ट पॉइंट है आपका, बिटवीन 1970 एंड 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। देखिए अपनी बुक के अंदर मार्क कीजिएगा, वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। Between 1970 and 1993, they amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within same country. अब देखिए 1970 और 1993 के बीच में 1970 और 1993 यानी 1970 1993 के बीच में उन्होंने बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंडमेंट किया। ठीक है, अमेंडमेंट करा, संशोधन करा। सो एज टू वर्कआउट एन अरेंजमेंट, कि एक ऐसा अरेंजमेंट लाया जा सके कि जिससे सारे के सारे जितने भी कल्चर के लोग हैं, जितने भी डाइवर्सिटी के लोग हैं कंट्री के अंदर, वो एक साथ मिलजुल के रह सके। तो आप देख सकते हैं कि क्या कुछ वो अरेंजमेंट करने की कोशिश कर रहे थे। भाई हमने यही अभी तक समझा है कि पावर शेयरिंग एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट है इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट लेवल्स ऑफ द कंट्री। एंड वाई पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट? पावर शेयरिंग किस लिए इंपॉर्टेंट है? पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट रिड्यूसेस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स। ठीक है, भी पावर शेयरिंग जो है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो रिड्यूस करती है कॉन्फ्लिक्ट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में। तो अब उन्होंने इसी कॉन्फ्लिक्ट को, इसी लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने के लिए क्या किया बेल्जियम के लीडर्स ने? दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स बिटवीन द 1970 एंड 1993 so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हम क्या देखते हुए आ रहे हैं? हमने अब ये देखा था कि किस तरीके से जो है कंट्री में जो है कोई और जो पॉपुलेशन थी वो मेजोरिटी के अंदर थी और कैपिटल में कुछ और सिनेरियो था। मैं आपको बताता चलूँ कि अगर मैं बेल्जियम की एथनिक कॉम्पोजिशन की बात करूँ तो 59% जो लोग थे फ्लेमिश रीजन के अंदर वो डच लैंग्वेज बोलते थे, और अनदर जो 40% पीपल थे जो वेलोनिया रीजन के अंदर रहते थे वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। एंड रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियन स्पीक द जर्मन लैंग्वेज। एंड अगर मैं बात करूँ कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स की, वहाँ पर एथनिक कॉम्पोजिशन क्या था आपका? 80% पीपल जो थे वो फ्रेंच लैंग्वेज बोल रहे थे, जबकि 20% पीपल जो थे वो डच स्पीकिंग बोल रहे थे। तो हमने वहाँ पर क्या देखा? हमने देखा कि वहाँ पर रीजन्स फॉर टेंशन यही था। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है जहाँ पर मैंने डिस्कस करा है स्टोरी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, आप देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट वर द रीजन्स फॉर टेंशन। रीजन्स फॉर टेंशन, एक पहली बात तो यही था
द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल. ओके. सेकेंड पॉइंट था दिस वॉज रिजेंटेड बाय डच स्पीकिंग कम्युनिटी who got benefit of economic development and education much later. Okay. थर्ड पॉइंट था आपका द टेंशन बिटवीन टू कम्युनिटीज़ है ना वॉज मोर एक्यूट. ठीक है, ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया. फोर्थ पॉइंट था आपका ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजोरिटी इन कंट्री बट माइनॉरिटी इन कैपिटल. तो हम देख रहे थे एथनिक कॉम्पोजिशन कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था बेल्जियम का. वहाँ पे क्या हो रहा था कि मेजोरिटी जो है कंट्री के अंदर कोई और बोलने वाले लोग रह रहे थे है ना कंट्री के अंदर, और वहीं कैपिटल के अंदर कोई और प्रोपोर्शन के अंदर लोग रह रहे थे. ठीक है, तो अब हम यही बात कर रहे हैं कि अब उन्होंने क्या करा. हम पढ़ रहे हैं एकोमोडेशन बेल्जियम. ठीक है, एकोमोडेशन इन बेल्जियम में अभी तक मैं आपको बता चुका हूँ द बेल्जियन लीडर्स टुक द डिफरेंट पाथ है ना. दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज है ना. देयर वाज डिफरेंट अप्रोच एज कम्पेयर टू श्रीलंका. What were the elements of Belgium model of accommodation? So some of the elements of Belgium model of accommodation are: first point, between 1970 and 1993 they amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. अब second point हमारा चल रहा है constitution prescribes that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in central government. ओके. सो इससे क्या होगा दिस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस यूनिलैटरली. मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई एक कम्युनिटी के जो कोई एक सिंगल कम्युनिटी के लीडर्स हैं वो एक जो लॉज हैं या फिर डिसीजंस हैं वो यूनिलैटरली यानी बायस रूप से बना सकते हैं. जब संख्या जो है मिनिस्टर्स की सेम होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर तो उससे क्या है डिसीजन और लॉज अफेक्ट नहीं होंगे, सारी कम्युनिटी का ध्यान रखा जाएगा. ठीक है, तो आप देख रहे हो कि कितना ज़्यादा अमेंडमेंट करा है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. अब हमारा थर्ड पॉइंट है मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट. अब क्या हो रहा था कि जो बहुत सारी पावर्स थी सेंट्रल गवर्नमेंट की वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई ऑफ द टू रीजन्स ऑफ द कंट्री. अब कहीं ना कहीं हम यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि फेडरलिज्म का मॉडल अडॉप्ट हो रहा है. कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि फेडरलिज्म की डेफिनेशन क्या होती है, और अगर आप चाहते हैं कि फेडरलिज्म पे अगला वीडियो हो तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में. सो many powers of the central government have been given to the state government of the two regions of the country. The state governments are not subordinate to the central government. अब क्या हो रहा था कि जो बहुत सारी पावर्स थी सेंट्रल गवर्नमेंट की वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई है ना. द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. भाई बहुत सारे इश्यूज बहुत सारे मैटर्स ऐसे होते हैं कि जिसमें स्टेट को खुद डिसीजन लेना पड़ता है. तो उसमें क्या था कि अब जब कुछ पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई तो वो अपने जो फैसले हैं वो खुद ले सकती हैं स्टेट गवर्नमेंट. दे आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. ये थर्ड पॉइंट यही बात कर रहा है यहाँ पर. ओके. सो अब हम बात कर रहे हैं ब्रुसेल्स यानी कि कैपिटल सिटी की. ओके. सो ब्रुसेल्स कैपिटल सिटी में क्या हुआ था हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन. ओके. तो वहाँ पे एक सेपरेट गवर्नमेंट थी जहाँ पर both the communities have the equal representation. The French speaking people accepted equal representation in Brussels है ना. अब एक क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे बन सकता है कि why the French speaking people accepted equal representation in the Brussels. ठीक है, देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के अंदर बन सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है, तो आपका बन सकता है कि why the French speaking people accepted equal representation in the Brussels. तो आपका सिंपल सा आंसर आपको यही है द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ एक्सेप्टेड द इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, तो मैंने आपको कंट्री का भी बता दिया कि क्या एकोमोडेशन था और ब्रुसेल्स यानी कैपिटल सिटी का भी मैंने आपको बता दिया. अब अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, अगर आपने बुक खोली हुई है तो आपको वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाला पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो अभी मैं पढ़ने वाला हूँ. ये पॉइंट है आपका कि अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. भाई हमने देखा कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट थी वहाँ पर, एक स्टेट गवर्नमेंट थी है ना. डिफरेंट मैटर्स थे, डिफरेंट अफेयर्स आप कह सकते हो है ना. जो भी डिसीजन लेने होते थे वो दोनों ही मिलके ले रहे थे. एक फेडरलिज्म का मॉडल आप कह सकते हो वो अडॉप्ट किया गया था यहाँ पर. लेकिन अब एक और पॉइंट आपकी बुक के अंदर लिखा है, वो लिखा है कि अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट. अब थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है? देयर इज कम्युनिटी गवर्नमेंट. मार्क कर लीजिए दोस्तों अपनी बुक के अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाला आपका कि कम्युनिटी गवर्नमेंट. सो कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है आपकी? कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी. ओके, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग.
no matter where they live, है ना. Okay, this government has the power regarding the cultural, educational, language related issues. देखिए अलग अलग सोशल ग्रुप्स में पावर शेयर कर रही है ना. कम्युनिटी गवर्नमेंट का बेसिकली मतलब होता है कि जितने भी हमारे अलग अलग सोशल ग्रुप्स है उसके अंदर जो है पावर शेयर कर दी गई है कि अगर किसी रीजन के अंदर डच स्पीकिंग वाले लोग हैं तो उनका ये एक अलग से लीडर बना दी जाए, वही अपने एक डच स्पीकिंग लीडर को वोट करें कि उनके जितने भी सेंसिटिव इश्यूज़ हैं वो वहीं पर रिजॉल्व हो सके. तो एक कम्युनिटी गवर्नमेंट का मॉडल फॉलोअप किया गया यहाँ पर जो है ना. फिर से बता देता हूँ आपको, कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी दैट इज डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव. अब ये कोई मैटर नहीं करता कि यहाँ पे वो रह रहे हैं. दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग, अब इस गवर्नमेंट के पास पावर कौन से मैटर्स को लेकर है. सो दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड द लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़. ठीक है, क्वेश्चन आपका यहाँ से ही बन सकता है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट का कौन कौन से मैटर्स को लेकर पावर है. सो दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग द कल्चरल, एजुकेशनल एंड द लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़. ठीक है, तो ये आपका सारा का सारा एकोमोडेशन बता रहा हूँ आपका बेल्जियम के अंदर. सो अब क्या है, बेल्जियम मॉडल इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड. भैया आपने देखा कि बेल्जियम मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड है. 4 बार इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया है और बहुत सारे इन्होंने आप कह सकते हो मॉडल को अपनाया है कि जिससे जो इनकी कंट्री के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हों. ठीक है, तो हम अब ये कह सकते हैं कि बेल्जियन मॉडल इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट दिस अरेंजमेंट्स हैव वर्कड वेल सो फार. लेकिन कंट्री के अंदर क्या आता कि जो उन्होंने मॉडल फॉलोअप किया है ये अरेंजमेंट्स जो है हैव वर्कड वेल सो फार. मतलब कंट्री के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहे थे, है ना. कोई भी आप कह सकते हो मतभेद नहीं हो रहे थे किसी भी कम्युनिटीज़ के अंदर. क्यों नहीं हो रहे थे? क्योंकि उन्होंने सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया था, चाहे वो गवर्नमेंट की बात करें, है ना. एक और नया मॉडल लेके आए थे वो कम्युनिटी गवर्नमेंट का, जिससे कोई भी जो है कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति ना बने. ओके, सो दे हेल्प टू अवॉइड द सिविक स्ट्राइफ बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज़. ओके, एंड अ पॉसिबल डिवीज़न ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स. अच्छा, वो अब नहीं चाहते थे कि हमारी जो कंट्री है उसका जो लिंग्विस्टिक लाइन्स पे डिवीज़न हो, मतलब रिलीजन के बेसिस पे अगर कभी कभी ना हो पार्टीशन, वैसा नहीं चाह रहे थे. ठीक है, क्योंकि उन्होंने और कंट्री से सबक लिया हुआ था, वो देख चुके थे कि हाँ पार्टीशन बहुत बुरी स्थिति होती है. तो वो नहीं चाह रहे थे कि पॉसिबल डिवीज़न ना हो कंट्री का लिंग्विस्टिक लाइन्स के ऊपर, इसलिए वो ये सब प्रयास कर रहे थे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट ला के कि कॉन्फ्लिक्ट्स जो है इन कम्युनिटीज़ के अंदर कम हो जाएँ. ओके, so when many countries of Europe came together to form the European Union, Brussels was chosen as its headquarters. अब क्या है, आने वाले समय में अगर आप देखोगे तो यूरोपियन यूनियन जो एक एसोसिएशन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, उसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स को बना दिया गया. ठीक है, उनका इतना अच्छा मॉडल था, इतनी अच्छी पॉलिसी वो अडॉप्ट कर रहे थे कॉन्फ्लिक्ट को कम करने की, सबको साथ में लेके चलने की बात कर रहे थे. तो आगे जाकर जो यूरोपियन यूनियन एसोसिएशन फॉर्म हुआ उसका हेडक्वार्टर आप देखोगे ब्रुसेल्स के अंदर जो है बना दिया गया. सो एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ एकोमोडेशन इन बेल्जियम. सबसे पहले हमने क्या देखा, द बेल्जियन लीडर्स टूक द डिफरेंट पाथ, दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज. ओके, देयर वाज डिफरेंट अप्रोच एज कंपेयर टू द श्रीलंका. Okay, some of the elements we have discussed of the Belgian model of accommodation are as follows. Number 1 point, we have discussed that between the 1970 and 1993 they amended their constitution 4 times so as to work, okay, but an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. Number 2 point, constitution prescribes that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in central government. Okay, thus no single community can make decisions unilaterally. Okay, now 3rd point is many powers of the central government have been given to the state governments of the 2 regions of the country. The state governments are not subordinate to the central government. Okay, in Brussels capital city has a separate government in which both the communities have equal representation. Okay, the French speaking people accepted equal representation in Brussels because the Dutch speaking community has accepted equal representation in the central government. And एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा, अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ नोन एज कम्युनिटी गवर्नमेंट. Community government is elected by people belonging to one language community, Dutch, French and German speaking, no matter where they live, and this government has the power regarding cultural, educational and language related issues. So we have seen that Belgium model is very very complicated, but these arrangements have worked well so far.
सो कमेंट सेक्शन में आप लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको बेल्जियम का मॉडल ज़्यादा अच्छा लगा या फिर आपको श्रीलंका का मॉडल ज़्यादा जो है इफेक्टिवली वर्क करता हुआ दिखाई दिया। आपकी बुक के अंदर भी यही कंक्लूजन लिखा हुआ है कि व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दीज टू स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। ठीक है, बोथ आर डेमोक्रेसीज। भाई आप देख रहे हो कि बोथ आर डेमोक्रेसीज। अगर किसी ने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी का, तो वो जाकर देख सकता है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। सो व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दीज टू स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका? बोथ आर डेमोक्रेसीज येट दे डेल्ट विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। है ना, हमने क्या देखा? इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल only by respecting the feelings and interests of different communities and regions. Such a realization resulted in mutually acceptable arrangements for sharing the power. And Sri Lanka shows us the contrasting example. What contrasting example? It shows us that if a majority community, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों मेरी बात जो है, मैं आपको कंफ्यूजन बता रहा हूँ। It shows us that if a majority community wants to force its dominance over others and refuses to share power, it can undermine the unity of the country. तो ये दो हमने पहले तो हमने स्टोरी पढ़ी थी, उसके बाद हमने देखा कि दोनों का मॉडल जो था पावर शेयरिंग का वो किस तरीके से एक दूसरे से अलग अलग था। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपका। चैनल पे नहीं हुआ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सो अभी के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।